बहुत बहुत नमस्कार। एनसीईआरटी डिकोड सीरीज में मैं दिव्यांशु शर्मा 11th फिजिक्स के एक चैप्टर के साथ हाजिर हूं जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है क्योंकि जो बेसिक्स हैं फोर्स के वो यहाँ पे हम पढ़ते हैं। आपकी सहूलियत के लिए आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हम लोगों ने स्टेटमेंट्स को एज इट इज यूज किया है ताकि आप जब एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो आपको काफी फेमिलियर लगेगा। एक बात। दूसरा, इस वीडियो के साथ का आपको एक लिंक मिलेगा तो आप वहां से एक पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं जिसके अंदर कुछ क्वेश्चंस होंगे और इस सीरीज के बाद आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, काइनेमैटिक्स से बात चालू हुई थी मोशन स्ट्रेट लाइन में। दो टर्म से हम काफी ज्यादा फेमिलियर हैं, रेस्ट एंड मोशन। काइनेमैटिक्स के अंदर हम लोग इनके होने की चर्चा करते हैं बट इसके कारण की चर्चा नहीं करते। सो कारण की चर्चा होती है लॉज ऑफ मोशन के अंदर एंड वी ऑल नो दैट द रीजन इज ऑफ कोर्स फोर्स। न्यूटन के जो 3 लॉज हैं वो यहां पे हमें फोर्स के बारे में कुछ ना कुछ बातें बताते हैं। पहला लॉ हमें एक हिंट देता है कि व्हाट इज फोर्स, दूसरा हमें उसकी मैग्नीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और तीसरा उसके नेचर के बारे में बताता है कि फोर्स कैसी होती है। तो 3 लॉज समवेयर और दी अदर इन बातों पे चर्चा करते हैं। गैलीलियो जो थे उन्होंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया, एग्जाम्पल के माध्यम से चलो देखते हैं इसको। तो उन्होंने क्या किया, एक डबल इंक्लाइन प्लेन लिया और उस पर एक बॉल को यहां से रिलीज किया। ठीक, वो देखते हैं कि यहां से रिलीज करने के बाद अगर इसको मैं फ्रिक्शनलेस लेता हूं तो सिमिलर हाइट को वो अटेन करती है। इसी सीक्वेंस में देखो क्वेश्चन क्या है कि अगर हम इस सेकेंड इंक्लाइन की स्लोप को घटा दें तो बॉल की हाइट के साथ क्या होगा। तो व्हाट ही नोटिस्ड, आप लोग गैस कर सकते हैं आंसर। ही एक्चुअली नोटिस्ड दैट इक्वल टू द इनिशियल हाइट, मतलब अगर आप इस इंक्लाइन को नीचे भी करेंगे तो ये बॉल ये रास्ता ट्रैवल करके उसी हाइट को अटेन करेगी लगभग, अगर ये फ्रिक्शनलेस है तो। ठीक, अब इसी सीक्वेंस में उन्होंने क्या किया, इस इंक्लाइन को बहुत लंबा कर दिया। अगर ये बॉल यहां पे चलने लगे तो हमने देखा कि इट वांट टू अचीव द सेम हाइट। अब अगर ये हाइट आएगी ही नहीं इसका मतलब बॉल चलती ही चली जाएगी, और अगर ये चलती ही चली जाएगी इसका मतलब ये हुआ एक बार जो बॉल मोशन में आ गई तो उसी मोशन में, उसी स्टेट ऑफ मोशन में कंटिन्यू करेगी। तो यहां से उत्पत्ति हुई एक बात की जिसको हम इनर्शिया के नाम से जानते हैं। अ बॉडी इन रेस्ट वांट टू बी इन रेस्ट एंड बॉडी इन मोशन वांट टू बी इन मोशन। और इस स्टेट ऑफ मोशन को अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आपको लगानी पड़ेगी फोर्स। तो यहां से हमें पता पड़ रहा है व्हाट इज फोर्स। क्या है फोर्स? फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो यहां पे स्टेट ऑफ मोशन को बदल सकता है। जब आप स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना चाहते हो तो बॉडी रेजिस्ट करती है, उस रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया। एक तरह से बॉडी के नखरे हैं, आप बॉडी को चलाना चाह रहे हो, बॉडी मना कर रही है। और ये जो इनर्शिया है ये किससे रिलेट किया जा सकता है? आप सोच सकते हैं बॉडी जितनी बड़ी होगी, जितनी भारी होगी, उतना ज्यादा उसका मास होगा, उतना ही उसका इनर्शिया होगा। सो बेसिकली मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। आगे देखते हैं। सेकेंड लॉ तक पहुंचने के लिए हमने बात करी मोमेंटम की। बेसिकली मोमेंटम इज द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी। डिफाइन कैसे कर रहे हैं इसको हम? प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। देख सकते हैं सिंस वेलोसिटी इज वेक्टर सो मोमेंटम इज वेक्टर। तो जो डायरेक्शन वेलोसिटी का होगा वही डायरेक्शन मोमेंटम का भी होगा। ठीक, सेकेंड लॉ पे आते हैं। सेकेंड लॉ कहता है, मेरे ख्याल से आपको पता होगा क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज रिलेटेड टू फोर्स, और ये उसी डायरेक्शन में होता है जिधर फोर्स की डायरेक्शन होती है। तो हम यह कह सकते हैं कि डेल्टा पी, क्या ये फोर्स है? नहीं। क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स? यस। यानी मोमेंटम का बदलना ही फोर्स नहीं है, मोमेंटम समय के साथ कितनी तेजी से बदला ये फोर्स है। अगर मैं इसको डिफरेंशियल फॉर्म में देखूं यहां पे तो हम dp बाई dt लिख सकते हैं, और अगर p को हम mv ओपन कर दें और डिफरेंशिएट करें तो हमें प्राप्ति होगी सुनहरे फॉर्मूले की जिसका नाम है F नेट बराबर ma। और यहां से हमने सेकंड लॉसेस के मैग्नीट्यूड पे कमेंट किया। ठीक है, यहां पे हम देख सकते हैं अगर बॉडी पे नेट फोर्स है तो बॉडी एक्सेलरेट करेगी, पहली बात। और जिस डायरेक्शन में फोर्स है ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले पे कुछ स्टेटमेंट देखते हैं जो कि एनसीईआरटी से एज इट इज उठाए गए हैं। आपका काम, आप ऑप्शन गेस कर सकते हो एंड लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। आइए, फोर्स इज नेसेसरी फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम। सही बात है,
क्योंकि अगर आप मोमेंटम बदल रहे हो तो फोर्स तो रिक्वायर्ड है। सेकंड कह रहे हैं एक्सेलरेशन कैन बी नॉन जीरो ओनली इफ देयर इज अ नेट फोर्स ऑन द बॉडी। हमने अभी अभी देखा कि एफ नेट बराबर एम ए। इसका मतलब अगर एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, ये है, तो उसका मतलब फोर्स तो पक्की पक्की होगी, श्योर शॉर्ट होगी। तो ये भी सही हो गया, हमें इनकरेक्ट चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सेम फोर्स फॉर द सेम टाइम कॉजेज सेम चेंज इन मोमेंटम और डिफरेंट बॉडीज। चलो इसको भी देखते हैं। यहां पे हम बोल सकते हैं F इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। अब सोचिए अगर सेम फोर्स सेम टाइम के लिए लगेगी तो डेल्टा पी भी तो सेम आएगा ना, तो ये भी सही हो गया। चौथे पे आते हैं। चौथा स्टेटमेंट बड़ा ही सुंदर स्टेटमेंट है, उसके कारण देखिए क्या है। एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। कोई गैस कर सकता है ये स्टेटमेंट किस महान व्यक्ति ने दिया था? अरिस्टोटल। सो बेसिकली दिस इज नोन एज अरिस्टोटल फॉलिसी। सारी फसाद की जड़ यहीं से चालू हुई। इन्होंने बोला कि अगर आप बॉडी को मोशन में रखना चाहते हो तो फोर्स लगाते रहना पड़ेगा। उसी के काउंटर में वो डबल इंक्लाइन वाला जो एक्सपेरिमेंट था वो गैलीलियो साहब ने करा, और उन्हीं के आदरणीय न्यूटन ने लॉस को फॉर्मुलेट किया। ठीक, तो ये बेसिकली हमारा गलत स्टेटमेंट है। इट इज नोन एज अरिस्टोटल फॉलिसी। ये चारों स्टेटमेंट अब आप एनालाइज कर पाओगे। ठीक, मेरे ख्याल से सब लोगों ने सेम जवाब दिया होगा। 4 स्टेटमेंट और देखते हैं, आ जाइए। वापस से इनकरेक्ट चूज करना है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल टू द सिंगल पॉइंट पार्टिकल। ये सही बात है, क्योंकि जब हम ये फोर्स लगाते हैं एफ नेट बराबर एम ए लगाते हैं, उसमें ये जो एक्सेलरेशन होता है एक पार्टिकल का होता है, और अगर आपके पास एक बड़ी बॉडी है तो हम ये मान के चलेंगे कि उसके एक स्पेशल पॉइंट्स का नाम है सेंटर ऑफ मास का होता है। तो उस हिसाब से पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों सही हो गए। हालांकि सेंटर ऑफ मास की चर्चा आगे की चैप्टर्स में की जाती है, बट मेंशन यहां पे किया गया है। चलिए, थर्ड है इफ अ फोर्स इज नॉट पैरेलल टू द वेलोसिटी बट मेक्स सम एंगल देन इट चेंजेस ओनली द कंपोनेंट। आप देखिए, जब मैं लिखता हूं एफ नेट बराबर डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, तो यहां पे वेक्टर साइन मौजूद है। इसका मतलब वेलोसिटी का जो चेंज आएगा वो उसी डायरेक्शन में आएगा जिधर फोर्स लग रही है। इस हिसाब से ये स्टेटमेंट भी सही हो गया, तो ये डायरेक्शन बेस्ड हो गया है। चौथा देखिए, फोर्स इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। काइनेमेटिक्स को यहां पे मैं लाना चाहूंगा। डायरेक्शन ऑफ मोशन, वेलोसिटी एक्चुअली डायरेक्शन ऑफ मोशन डिसाइड करता है। तो फोर्स तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। आपकी जो बॉडी है जिधर वो जा रही है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इस हिसाब से ये चौथा वाला क्या हो गया? गलत। मेरे ख्याल से अधिकतर जनता ने 4 को ही समर्थन दिया है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। आ जाइए, एग्जाम्पल देखते हैं। आ जाइए। एफ नेट बराबर एम ए अब हमारा दोस्त बन चुका है। यहां पे इस डब्बे पे लग रही है फोर्स। आंसर तो मेरे ख्याल से चुटकियों में आ जाएगा, परंतु हम यहां पे कुछ बात निष्कर्ष निकालना चाहते हैं। जब हम बोलते हैं कि एफ नेट बराबर आप एम ए लगा रहे हो, तो ये मनी मन पता होता है कि हम ये जो इक्वेशन लगा रहे हैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगा रहे हैं। वो डायरेक्शन हम चूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहां बोलूंगा अलोंग द टेबल यहां मोशन होगा, तो मैं इक्वेशन अलोंग द टेबल लगाऊंगा। और अब लगाने के लिए सीधा क्या करना है, 50 न्यूटन की फोर्स जब 2 किलो के डब्बे पे आएगी तो ये पार्टी करेगा, एक्सेलरेट करेगा कितने से? 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, इस डायरेक्शन में। सो इफ आई कॉल इट 50 आई कैप, तो मैं इसको लिख सकता हूं 25 आई कैप। अंडरस्टैंड? ये डायरेक्शन बेस्ड है। चलिए, बुलेट ऑफ मास 0.04 kg मूविंग विद स्पीड ऑफ 90। आंसर इसके आ सकते हैं मेरे ख्याल से। एंटर्स ए हेवी वुडन ब्लॉक, तो हमारे पास एक हेवी वुडन ब्लॉक होगा, उसमें एक बुलेट आके ट्रैवल करती है और कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके रुक जाती है। क्यों रुकी होगी? मोमेंटम बदला है बॉडी का, फोर्स आई होगी, पक्की बात है। कोई रेजिस्टिव फोर्स पे लग रही होगी। कह रहे हैं कि एवरेज रेजिस्टिव फोर्स बताइए। कैसे आगे बढ़ सकते हैं? देखो, हमारे पास U अवेलेबल है, V अवेलेबल है, फाइनल क्या हो गई? 0। हमारे पास डिस्टेंस अवेलेबल है, हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। ऑलराइट, और एक्सेलरेशन निकालने के बाद किससे निकलेगा एक्सेलरेशन? V²
इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as से। और ये निकालने के बाद हम जब इसको मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ऑफ कोर्स फोर्स। आप सॉल्व करके देखेंगे आंसर आएगा 270 न्यूटन। कितना आएगा? 270 न्यूटन। यहां पे ये आंसर आ गया, अच्छी बात है। इससे रिलेटेड एक सुंदर बात को देखिए, जब ये ट्रैवल कर रही होगी इस डब्बे के अंदर तो यहां पे हो सकता है फोर्स वेरिएबल रही हो। हमने तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन मान के सॉल्व कर दिया है, ठीक। तो यहां पे एक बात कही जाती है कि द एक्चुअल रेजिस्टिव फोर्स रिटार्डेशन ऑफ द बुलेट मे बी नॉट बी यूनिफॉर्म, ठीक है। मतलब ये हो सकता है कि यूनिफॉर्म ना हो, पर हमने चूंकि मान के कर लिया है तो हम ये कहते हैं कि दिस इज एवरेज रेजिस्टिव फोर्स। तो एवरेज वर्ड का कंसेप्ट यहां पे इसलिए लाया गया है ताकि आप ये मेक श्योर कर सकें अगर ये वेरिएबल थी भी सही तो कोई बात नहीं, एवरेज का आंसर सही है। चलिए अब आते हैं इंपल्स के ऊपर। भारी फोर्स, बड़ी फोर्स, अ बिग अमाउंट ऑफ फोर्स फॉर स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम अगर ये लग रही है तो बड़ी फोर्स और छोटे टाइम को मेजर करने में प्रॉब्लम हो सकती है, बट इनका जो प्रोडक्ट होता है उसको हम मेजरेबल क्वांटिटी बोल सकते हैं, एंड दैट इज बेसिकली चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एक मेजरेबल क्वांटिटी हो गई mv। इस हिसाब से इंपल्स को डिफाइन किया गया फोर्स इनटू टाइम एंड दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ठीक। तो आप मोमेंटम का चेंज निकाल लीजिए, आपको इंपल्स मिल जाएगी। और इस तरह की फोर्स जो बड़े अमाउंट की होती है और छोटे ड्यूरेशन के लिए लगती है उसको हम बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स। क्या कहते हैं इसको हम? इंपल्सिव फोर्स। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। ये सवाल उठाया गया है एनसीईआरटी से और इसके इंपॉर्टेंस को हम आगे देखेंगे। सवाल ये कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताइए और मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स बताइए। अगर आपको ये वर्ड स्पॉट होता है तो आपका दिमाग एक्टिवेट हो जाना चाहिए और आपको फाइंड करना है डेल्टा पी, यानी इन दोनों केस में मैं मोमेंटम के चेंज को कैलकुलेट करूंगा, ठीक। मोमेंटम का चेंज कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का इस्तेमाल करेंगे और मास से मल्टीप्लाई करके चेंज निकालेंगे। तो दिस विल बी द बेसिक सेटअप फॉर दिस। करके देखते हैं कैसे होगा। तो यहां पे हम पहला वाला केस लेते हैं, डेल्टा पी वेक्टर, दिस विल बी गिवन बाय पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल इन वेक्टर फॉर्म हम यहां लेंगे। अब ये यूनिडायरेक्शनल मोशन है, यहां पे हम प्लस माइनस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और आई कैप जे कैप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं यहां पे प्लस माइनस से इसको खेल रहा हूं। आपकी बॉल पहले आई डायरेक्शन में जा रही थी, इनिशियल वेलोसिटी इसको हम मान लेते हैं प्लस और इस डायरेक्शन को हम मान लेते हैं माइनस, ठीक। तो फाइनल वाली जो वेलोसिटी है माइनस यू है, तो मैं क्या लिखूंगा यहां? माइनस एम यू, माइनस साइन के साथ माइनस साइन, और यहां पे आएगा एम इनिशियल यू, बड़ा ही सुंदर -2mu आंसर आता हुआ। यानी मैग्नीट्यूड तो हो गया 2mu और माइनस मुझे क्या बता रहा है? सेकंड लॉ की लास्ट लाइन याद करिए, द मोमेंटम चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। इसका मतलब बॉल पे जो फोर्स आई होगी वॉल की वजह से वो इस डायरेक्शन में आई होगी। ऑलराइट, तो इसका मतलब फोर्स का डायरेक्शन भी हमको पता पड़ गया और मैग्नीट्यूड का चेंज भी हमको पता पड़ गया। सेकंड वाले का आंसर आप लोग देना चाहेंगे? प्लीज प्रोवाइड मी विद द आंसर। यहां पे हम देख सकते हैं, फास्ट करने की कुछ टेक्निक बनाते हैं। पहले हम इसके कंपोनेंट कर लेंगे, तो ये हमारा मोमेंटम हो गया इस डायरेक्शन में, इसके दो कंपोनेंट हम कर लेंगे, ठीक है। ये 30 तो ये 30, तो यहां पे आएगा एम यू कॉस 30 और यहां पे आएगा एम यू साइन 30। हम देख सकते हैं कि जो फोर्स आई होगी वो इस डायरेक्शन में आई होगी, यानी कि इस डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं आया होगा। तो वी कैन यू स्पॉट दिस, ये वाला जो कंपोनेंट है ये एज इट इज बना हुआ है, देयर इज नो चेंज इन दिस कंपोनेंट, एंड ये वाला कंपोनेंट बदला है। थोड़ा फास्ट आंसर दे सकते हैं क्या इसका हम? देखिए जरा, इधर बॉडी जा रही थी, अब इधर जा रही है, जो चेंज आया वो इस डायरेक्शन का आया है। बॉडी का मोमेंटम रिवर्स हुआ है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो मैं बोल सकता हूं क्या आंसर होगा 2mu cos 30। एब्सोल्युटली। अब ये सवाल एनसीईआरटी में था, देखा गया 2011 के अंदर सिमिलर सवाल देखा गया एआईपीएमटी के अंदर। मेरे ख्याल से आप लोग देखते ही इसका आंसर बताएंगे। इन्होंने बोला इंपल्स बताइए, इंपल्स बताने का मतलब चेंज इन मोमेंटम बताइए।
क्या हम लोग स्पॉट कर सकते हैं अगर बॉडी रिबाउंड हो गई है, बाउंसेस बैक हो गई है, तो mv जाते टाइम और mv आते टाइम 2 mv का मोमेंटम यहां पे अपने को देखने को मिलेगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स इसका डी हो जाएगा। एक और सवाल देखने को मिला 2016 के अंदर, मेरे ख्याल से ये तो बिल्कुल बस एंगल ही बदला है और आंसर यहां पे आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ये वाले कंपोनेंट का चेंज स्पॉट करेंगे और आंसर डायरेक्ट बोलेंगे 2mu, u नहीं लेना हमको, v लेना है, इसको v कर देते हैं, और cos 60। ऑलराइट, cos 60 इसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ, बड़ा ही सुंदर आंसर आता हुआ mv। तो यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा गया है तो वो mv हो जाएगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल पूछा गया 2021 के अंदर। यहां पे बॉल को टपकाया गया है, इट हैज बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। टक्कर के दौरान इस पे फोर्स आई होगी, कॉन्टैक्ट फोर्स, जिस वजह से ये ऊपर उछल गई। अब पूछा है कि यहां पर इंपल्स कितनी इंपार्ट हुई है। इंपल्स इंपार्ट हुई मतलब चेंज इन मोमेंटम हुआ, बिल्कुल हुआ है चेंज इन मोमेंटम। वेलोसिटी पहले नीचे थी, अब वेलोसिटी किधर हो गई है इसकी वेलोसिटी हो गई ऊपर। क्या वेलोसिटीज को हम डायरेक्ट काइनेमैटिक्स की मदद से यहां पे लिख सकते हैं, √2gh1 √2gh2। ठीक है, h1 की वैल्यू हमारे पास 10 और h2 भी 10 बिकॉज सेम हाइट अटेन करी है इसने। ऑलराइट, ये कितना बन रहा है चेक करते हैं, चलिए 2 × 10 × 10, बड़ा ही सुंदर आंसर आता हुआ 10√2। अब तो हम एक्सपर्ट हो चुके हैं, 10√2 इधर थी, 10√2 ऊपर हो गई। चेंज कितने का हो गया वेलोसिटी में? 20√2। मास कितने का इसका? 0.15। कैन वी स्पॉट द आंसर? 0.15 × 20√2। So this will be 3 and this will be 1.4. So कितना बन रहा है ये? 4.2। We'll go with the answer 4.2। सबका आंसर 4.2। अब देख रहे हैं एनसीईआरटी से हम आंसर स्पॉट कर पा रहे हैं, बेस इज द सेम। चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, इसको एज इट इज उठाया है, सुंदर सवाल। देखिए कह रहे हैं कि एक्सटी ग्राफ दे दिया, मतलब इंफॉर्मेशन पिछले चैप्टर स्ट्रेट लाइन से उठाई गई ग्राफ से, और पूछ लिया हमसे इंपल्स 4 सेकंड पर। इंपल्स वर्ड सुनते ही हमने सोचा डेल्टा पी निकालते हैं। डेल्टा पी की डिमांड हुई है, हमको वेलोसिटी चाहिए। वेलोसिटी एक्सटी ग्राफ से कैसे मिलती है जरा बताइए? स्लोप देखकर। ठीक, तो हम यहां पे क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे। अब स्लोप निकालने के लिए हम देख सकते हैं ए पॉइंट के पहले की स्लोप, इस लाइन की स्लोप, दिस अपॉन दिस। सो मैं कह सकता हूं इनिशियल वेलोसिटी इज एक्चुअली 3/4। फाइनल वेलोसिटी लेटी हुई लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसकी स्लोप कितनी होगी? 0। Impulse is given by change in momentum. We'll write mv minus mu. बोला गया वन डायमेंशनल मोशन है, तो डायरेक्शन दोनों का सेम है, आप प्लस माइनस से काम चल जाएगा। फाइनल वेलोसिटी इज 3/4, इनिशियल इज, सॉरी यहां पे उल्टा हो गया है, इसको हम स्विच करेंगे। This is m0 minus m into 3/4। मास की वैल्यू हमको दे रखी है यहाँ पे 4 किलो। ओहो हो, बहुत ही सुंदर, 4 into 3/4 with a minus sign। 4 get cancelled। ओहो, द आंसर इज फर्स्ट -3। ऑलराइट, तो स्लोप की मदद से हमने यहाँ पे आंसर निकाला। लेट्स प्रोसीड। इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। फोर्स का 0 हो जाना इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो यहां पे एफ नेट बराबर 0, यानी कि एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन 0 होना मतलब वेलोसिटी में कोई बदलाव ना आना, और वेलोसिटी में बदलाव नहीं आने के दो मतलब होते हैं। 0 थी तो जिंदगी भर 0 रहेगी और कांस्टेंट थी, कोई डेटा था, कोई नॉन जीरो वैल्यू थी तो वही बनी रहेगी। ठीक, कुछ सवाल, कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, आ जाइए। गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। नेट फोर्स जो आप ऑप्शन देख रहे हो, कह रहे हैं ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग डाउन विद कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड देखते हैं, हमने बोला देयर इज नो एक्सेलरेशन, देयर इज नो फोर्स, तो इसका आंसर 0 फोर्स। कॉर्क इज फ्लोटिंग ऑन द वाटर, कहीं नहीं जा रहा, बैलेंस्ड है, 0। काइट स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी इन द स्काई, इट इज अगेन 0। कार मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी 30 ऑन अ रफ रोड, देख सकते हो कांस्टेंट स्पीड है।
तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है और वर्टिकल के अंदर भी फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, तो ये भी जीरो। क्या समझ में आया यहां से कि अगर आपको कोई सवाल दिखे उसमें कांस्टेंट वेलोसिटी दे रखी हो और वो आपसे फोर्स पे कमेंट करवाए तो आप शान से क्या बोलेंगे? जीरो। एंड नीट 2013 के अंदर इस बात को अंजाम दिया गया। एक और देखते हैं सवाल, चलिए न्यूटन थर्ड लॉ पे आते हैं, आ जाइए। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ टू एवरी एक्शन देयर इज अ, दिस लाइन इज वेरी मच फेमिलियर। डायरेक्ट काम की बात पे आते हैं। एक फुटबॉलर का लेग पीस यहाँ पे है, ये इसको किक कर रहा है, इसने फोर्स लगाई उस पर और इसने इस पे फोर्स लगाई। इसके फीचर को समझा जाए। दो बॉडीज इन्वॉल्व हुई है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। पेयर में फोर्स आई है, जितनी इसने फोर्स लगाई उतनी उसने लगाई, अपोजिट डायरेक्शन में लगाई। ऑलराइट, और क्या देख सकते हैं? जब ये फोर्स लगी तब वो फोर्स लगी, तो इनके टाइम के अंदर कोई गैप नहीं है, तुरंत ये हुआ है, साइमल्टेनियसली हुआ है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि यहां पे कोई भी कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। आप किसी को भी एक्शन और किसी को भी रिएक्शन बोल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। और ये साथ में सेम नेचर के होंगे, यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स अगर लग रही है तो उसका सेट ग्रेविटेशन बनेगा, नॉर्मल का नॉर्मल, फ्रिक्शन का फ्रिक्शन, मतलब सेम टाइप की फोर्सेस पेयर में यहां पे जनरेट होंगी। ये हम देख सकते हैं एफ बी ए इज इक्वल टू माइनस एफ ए बी, ये वाली लाइन एक्सप्लेन हो रही है यहां पे। ऑलराइट, इसी के साथ साथ अगर मैं इसको सिस्टम मान लूं, एनसीईआरटी में कहा गया अगर आप इसको सिस्टम मान लें तो ये दोनों इंटरनल फोर्स हो जाएंगी, और इंटरनल फोर्स अगर हो जाएंगी ये, तो मैं कह सकता हूं कि ये नल फोर्स हो गए। ऑन अ सिस्टम द नेट फोर्स इज जीरो। अगर इंडिविजुअल बॉडी की बात करोगे तो क्या फोर्स जीरो होगी कि नहीं? तब नहीं होगी। पर सिस्टम मान लो तो इंटरनल फोर्सेस का समेशन जीरो होता है। एनसीईआरटी ने इसको बढ़िया सजा के बोला है। आगे बढ़ेंगे, कॉमन फोर्सेस की बात करते हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा है हमको एफ नेट बराबर एम ए लगाना है। एफ नेट बराबर एम ए के अंदर जो फोर्सेस है, कौन कौन अपना योगदान दे सकता है इस चैप्टर में? ये सारी फोर्सेस, ग्रेविटेशन, नॉर्मल, फ्रिक्शन, स्प्रिंग और टेंशन। ये धरती हम पे लगाती है, ये कांटेक्ट फोर्स होती हैं, और ये रस्सी और स्प्रिंग में आती है। तो हम कुछ फोर्सेस को यहां पे स्टडी करके देखते हैं। हमें एफबीडी बनाना पड़ता है अगर हम इन फोर्सेस को किसी सिचुएशन में मार्क करना चाहते हैं और फिर ये इक्वेशन लगाना चाहते हैं, तो हम रास्ते में एफबीडी बनाते हुए चलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की। ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर धरती ने एक बॉडी पे लगाई फोर्स, इसने इसको खींचा, इसने इसको खींचा अलोंग द लाइन जॉइनिंग, ठीक। जितनी फोर्स इसने लगाई उतनी फोर्स उसने लगाई। क्या आप लोग देख सकते हो दो बॉडीज इन्वॉल्व है, जब और तब का खेल चल रहा है। ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर भी बन रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर इस बॉडी को गिरा दिया जाए, दिस इज एक्सपीरियंसिंग फोर्स mg, क्या मैं इस बॉडी का एक्सेलरेशन बता सकता हूं क्या? डिवाइड द फोर्स विद द मास ऑफ द बॉडी g, तो इस पे जो फोर्स है वो mg है अभी, उस वजह से इसका एक्सेलरेशन g है अभी, ठीक। एक्सेलरेशन हेयर एंड नाउ इज डिटरमाइंड बाय द फोर्स हेयर एंड नाउ, जिस वक्त की फोर्स उस वक्त का एक्सेलरेशन, इस बात को यहां पे अंकित किया गया एनसीईआरटी। इसी से रिलेटेड सवाल देखते हैं, आ जाइए। कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताइए नेट फोर्स का। आपका जो पत्थर है वो 0.1 किलो का है, ठीक। जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप, एक बार आपने ड्रॉप कर दिया तो वो तो ट्रेन के फ्रेम में रहा नहीं, हवा में आ गया, और धरती बोलेगी आ जाओ, कितने से? mg से। तो यहां पे कितना फोर्स लग रहा होगा? mg। व्हाट इज m? 0.1 एंड द ग्रेविटी इज 10, 1 न्यूटन। तो यहां 1 न्यूटन हो गया भाई। जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम विंडो रनिंग विथ कांस्टेंट स्पीड, इट इज ड्रॉप्ड, इट इज आउट ऑफ द फ्रेम, यानी सेम आंसर 1 न्यूटन। जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड 1 न्यूटन, lying on the floor of the train which is acceleration with 1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमको ये दिया गया है ट्रेन में रखा हुआ डब्बा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है। कितने किलो का है? 0.1 का। आंसर बताना चाहेंगे आप लोग? मास इंटू एक्सेलरेशन 0.1, दिस इज फोर्स, तो न्यूटन। इतनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा ये। सुंदर बात देखने की यह है कि एक बार स्टोन है वो ड्रॉप कर दिया गया, तो पहले उस पर क्या फोर्स थी उसके पास उसकी कोई मेमोरी, कोई लेखा जोखा नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जिस वक्त की फोर्स होती है उस वक्त का एक्सेलरेशन जनरेट करती है। लेट अस टॉक अबाउट नॉर्मल रिएक्शन। इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स एंड पुशिंग इसका नेचर होता है।
जैसे यहाँ पे डब्बा रखा हुआ है तो कांटेक्ट देख सकते हैं हम लोग, यस। इस कांटेक्ट की जगह पे नॉर्मल रिएक्शन आएगा। इसको एनालाइज करने के लिए अपन लोग खोल लेते हैं, थोड़ा एफबीडी वगैरह बनाते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे धरती ने इसको mg से बुलाया होगा, इस डब्बे ने इस टेबल को यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन से प्रेस किया होगा और इस टेबल ने इस डब्बे को ऊपर की तरफ नॉर्मल से प्रेस किया होगा। ओके, तो ये एफबीडी बन गया। यहाँ पे हम नॉर्मल रिएक्शन बना पा रहे हैं। यूजुअली हमारी चर्चा का विषय डब्बा रहेगा, तो हम हमेशा जब एफबीडी बनाएंगे तो वो डब्बे का ही बनाया करेंगे, टेबल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी अनटिल एंड अनलेस आस्क्ड। जब तक पूछा ना जाए तब तक कोई जरूरत नहीं है बनाने की। सवाल करके देखते हैं। कैलकुलेट करने को कह रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन। डब्बा लेते हैं भाई, 10 किलो का डब्बा, नीचे कितना लग रहा है 100 न्यूटन, mg की वैल्यू 100 न्यूटन। टेबल ने डब्बे को ऊपर दबाया n से, देखने में आ रहा है कि यहां इक्विलिब्रियम है, फोर्सेस बैलेंस्ड है। तो क्या मैं कह सकता हूं n ऊपर वाली फोर्स इज बीइंग बैलेंस्ड बाय द लोअर फोर्स, नीचे वाली फोर्स, n इज इक्वल टू 100 न्यूटन आ गया। वैल्यू बराबर आ गई, अपोजिट डायरेक्शन में है। क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है क्या? गेस कर लीजिए। तो मैं बताता हूं ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। कारण, क्योंकि हम ये जो फोर्स दोनों दिखा रहे हैं, नॉर्मल और mg, ये दोनों डब्बे पर ही दिखा रहे हैं। हमने बोला था 2 बॉडीज इंवॉल्व होनी चाहिए, पहला रीजन। दूसरा रीजन, एक कांटेक्ट फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। 2 अलग नेचर के फोर्स कैसे एक्शन रिएक्शन पेयर हो सकते हैं भाई? नहीं हो सकते। इसका मतलब ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। सवाल ये उठता है फिर कौन एक्शन रिएक्शन पेयर है? mg का एक्शन रिएक्शन पेयर mg, अर्थ ने डब्बे पे, डब्बे ने अर्थ पे, डब्बे ने टेबल पे, टेबल ने डब्बे पे, ये जो नॉर्मल का सेट बनेगा ये एक्शन रिएक्शन पेयर होगा। ऑलराइट, एक और सवाल देखते हैं। 10 किलो का डब्बा, 20 न्यूटन की फोर्स नीचे लग रही है, 100 न्यूटन नीचे mg खींच रहा होगा, कांटेक्ट फोर्स ऊपर होगी। इक्विलिब्रियम बोलता है ऊपर वाली फोर्सेस बराबर नीचे वाली फोर्सेस, यानी कि यहां पे जो कांटेक्ट होगा वो 120 न्यूटन का एक्सपीरियंस किया गया होगा। ऑलराइट, स्टैंडर्ड सवाल लेते हैं। 2 डब्बे एक्सपोज किए गए 30 न्यूटन की फोर्स, मैं इस डायरेक्शन में एफ नेट बराबर एम ए लगाऊंगा। कुछ इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात हो रही है, यानी हमें सब कुछ चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन निकालने के लिए अगर 2 डब्बे सेम एक्सेलरेशन से चल रहे हो, साथ चल रहे हो, तो इनके एक्सेलरेशन सेम होने पे मैं इनको सिस्टम मान सकता हूं। क्या मान सकता हूं? सिस्टम, ये कहा गया है। तो ये 5 किलो का डब्बा, इस पे लग रही है 30 न्यूटन की फोर्स, सो इट विल एक्सपीरियंस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हमें तो इनकरेक्ट बताना है, बाकियों को भी हम चेक करते हैं। फोर्स हमें चेक करनी है दोनों के बीच में और टेबल के बीच में भी। आ जाइए चेक करते हैं। 3 किलो के डब्बे पे नॉर्मल रिएक्शन जमीन टेबल की वजह से। एफबीडी बना लिया है भाई। इसने इसको प्रेस किया होगा, सपोज N1 से, इसने इसको प्रेस किया होगा, सेम फोर्स N1 से इक्वल एंड अपोजिट। इस पे नीचे 30 न्यूटन लगा होगा और ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन आया होगा। तो एक ऑप्शन तो हमें यहां पे दिख रहा है कि टेबल द्वारा लगाया गया नॉर्मल रिएक्शन 30 न्यूटन के बराबर होगा। ये बात सही है। ठीक, अब हमको निकालना है इनके बीच का कांटेक्ट फोर्स। दोनों का एक्सेलरेशन हमें पता पड़ चुका है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेल मी व्हाट इज द एफ नेट ऑन दिस ब्लॉक? द ओनली फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस ब्लॉक इज N1. So can I say F net is actually N1 and that is equals to mass into acceleration. So it must be 12 न्यूटन। तो अगर ये 12 न्यूटन है तो इसने इस पे जो फोर्स लगाया है वो भी 12 न्यूटन होगा। इसके चलते हम पीछे चलते हैं। क्या बोलना था हमको? इसको चेक करना था। तो ये ऑप्शन हमारा सही जा रहा है और ये भी सही जा रहा है, ये भी सही जा रहा है। तो फिर गलत कौन जा रहा है? ये वाला। तो ये वाला हमारा गलत हो गया। फोर्स एक्सर्टेड बाय 3 on 2 इज 18 न्यूटन। 12 न्यूटन है भाई। तो आंसर क्या बनेगा? चौथा वाला। ठीक है, दिस इज करेक्ट आंसर। ऑल राइट, मेरे ख्याल से आप लोग के भी आगे होंगे आंसर। अब आगे चलते हैं। अब आते हैं स्प्रिंग फोर्स के ऊपर। तो स्प्रिंग अभी हम नेचुरल लेंथ में देख रहे हैं। नेचुरल लेंथ मतलब कोई एक्सटेंशन नहीं, कोई फोर्स नहीं है। बट अगर इस पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो हम देख सकते हैं यहां पे कि ये खिंचेगी और इसमें फोर्सेस जनरेट होंगे। स्प्रिंग फोर्सेस के बारे में थोड़ी चर्चा की जाए। ये जो फोर्स जनरेट होगी स्प्रिंग के अंदर, ये कैसी होगी? ये रीस्टोरिंग नेचर की होगी। ये इसको वापस
अपने मीन पोजीशन की तरफ लेके जाना चाहेगी, चाहे आप एक्सटेंशन करो या फिर आप कंप्रेशन करो। सो वी कैन से दिस विल बी अ रीस्टोरिंग फोर्स। व्हाट इज रीस्टोरिंग फोर्स? जो इसकी मीन पोजीशन को रीगेन करना चाहे। अब चूंकि यहां पे डिस्प्लेसमेंट जो हुआ था इधर हुआ था एक्सटेंशन के टाइम, और स्प्रिंग फोर्स इधर आई, इस वजह से कहा गया है F is equals to minus kx. This force is proportional to the displacement, provided that the displacement are smaller. तो हम कह सकते हैं F is proportional to x for smaller displacement, and if we remove the proportionality sign, तो हमको यहां में क्या मिलेगा? F बराबर minus kx। ठीक है, तो ये स्प्रिंग का नेचर हो गया। सवाल करते हैं इसके ऊपर। This block is hanging and it is in equilibrium position, कहीं नहीं जा रहा, तो क्या बोल सकता हूं? इस पे लगने वाली दो फोर्सेस बैलेंस्ड है। कौन कौन सी? नीचे लगने वाला 20 न्यूटन का mg और ऊपर लगने वाला स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? डायरेक्शन तो हमने मेंशन कर दिया है, kx। सो कहना है से k1x इज इक्वल टू 20। हाँ भाई, आंसर ऑप्शन आप लोग मार्क कर सकते हैं चैट बॉक्स में। k1 1000 न्यूटन प्रति मीटर, x मुझे पता नहीं है, 20। सुंदर आंसर दिखता हुआ कितना हो गया ये? x इज इक्वल्स टू 20/1000। 2 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन इसमें आएगा। स्प्रिंग से स्ट्रिंग तक का जो सफर है वो देखते हैं। अभी जो स्ट्रिंग है ये होती है इनएक्सटेंसिबल, मासलेस, फ्रिक्शनलेस। जो स्ट्रिंग हम अपने सवालों में यूज करते हैं उसका नेचर ऐसा होता है, इनएक्सटेंसिबल, मासलेस, फ्रिक्शनलेस। इसके फायदे क्या क्या हैं वो देखते हैं। जब ये इनएक्सटेंसिबल होती है तो उस कारण से x होगा नहीं, तो जो होगा वो k ही होगा। इसलिए हम कह रहे हैं यहां पे फोर्स कांस्टेंट, जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट था, अभी फोर्स कांस्टेंट काफी ज्यादा हाई हो गया है। ठीक, उसके हाई होने के कारण क्या हो रहा है? एक्सटेंशन हमको देखने को नहीं मिलेगा, परंतु रीस्टोरिंग फोर्स जो होगी स्ट्रिंग के अंदर, उसी को हम टेंशन का नाम दे देंगे। जो स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स थी kx, यहां पे वही रिस्टोरिंग फोर्स टेंशन का नाम ले लेती है। तो स्ट्रिंग में टेंशन किस कारण से आई? रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। खैर, तो अगर हम ये बोलते हैं हमारी रस्सी बिल्कुल मासलेस है, तो हम बोलेंगे इस पूरी रस्सी के अंदर जो टेंशन होगी वो इवन होगी, सब जगह बराबर खिंचाव महसूस करेगी रस्सी। जैसे कि यहां पे 2 किलो का ब्लॉक लटक रहा है, तो नीचे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। ठीक, रस्सी में खिंचाव सब जगह T। अगर मैं FBT ड्रॉ करना चाहूं ब्लॉक का, तो ब्लॉक ने रस्सी को नीचे खींचा, तो रस्सी ने ब्लॉक को ऊपर खींचा, तो यही टेंशन मैं ब्लॉक पे अलोंग द रस्सी ऊपर शो करूंगा, और ऊपर जहां पे ये बंधी हुई है वहां पर मैं इस टेंशन को नीचे शो करूंगा। तो दिस फोर्स इज बेसिकली ऑन द अपर सरफेस एंड दिस फोर्स इज ऑन द ब्लॉक। क्या यहां पे दो टेंशन है क्या? नहीं, सब जगह टेंशन बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सवाल देखते हैं। दिस सेट ऑफ द ब्लॉक इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऊपर जा रहा है ये पूरा का पूरा सिस्टम किसी कारण से एक्सेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेट कर रहा है मतलब पक्की बात है इसके पास कुछ ना कुछ नेट फोर्स होगी। ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है तो एफ नेट भी ऊपर की तरफ होगी। इसका मतलब ये हुआ जो टेंशन होगी रस्सी में और जो mg होगा 20 न्यूटन का, ये बैलेंस नहीं होगा। इस बार टेंशन की वैल्यू mg के बराबर नहीं होगी। बराबर नहीं होगी तो अंतर होगा, डिफरेंस होगा, उसको हम लिख लेते हैं और वही हमारा नेट फोर्स बनेगा T - 20 एंड दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। So T is coming out to be how much? 4 into 20, that is 4 plus 20, that is 24 न्यूटन। तो इतनी टेंशन यहां पे एक्सपीरियंस रस्सी करेगी। तो यहां तक हमने सीखा टेंशन के बारे में। अब हम लेफ्ट हो गए हैं, बचे हैं हम टेंशन और पुली के साथ और फ्रिक्शन के साथ में। तो इन टॉपिक्स को हम लेंगे इसके अगले चरण में। तब तक के लिए आप इन सवालों को प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।